अगर आप यूपी पुलिस 2026 में सिलेक्शन चाहते हैं तो यह जीके एनालिसिस वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि डट डट भारत का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर कौन है। तो भारत का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर जो है वह है अप्सरा है। इसका विकल्प नंबर 4 राइट हो जाएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यह है कि अप्सरा भारत के अनुसंधान रिएक्टरों में सबसे पुराना है और इस रिएक्टर को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क द्वारा डिजाइन किया गया था और इसे यूनाइटेड किंगडम की सहायता से बनाया गया था। और यह रिएक्टर स्वयं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी सुरक्षा उपायों के तहत नहीं है। और अप्सरा एक लाइट वाटर स्विमिंग पूल फूल प्रकार का रिएक्टर है जिसमें अधिकतम 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। इसके अलावा कामिनी रिएक्टर जो है यह कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है और सर्कस रिएक्टर जो है मुंबई के पास ट्राम्बे में स्थित है और ध्रुव जो रिएक्टर है यह मुंबई में है जो कि सबसे बड़ा रिएक्टर है और अप्सरा भी जो है मुंबई में है, यह सबसे पुराना रिएक्टर है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका नेतृत्व जो है नाना साहिब ने किया था। इसका विकल्प नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नाना साहब ने कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। इसके अलावा नाना साहब का असली नाम है धोड़ू पंत था और वह दिवंगत पेशवा बाजीराव द्वितीय के दस्तक पुत्र थे और वह पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी थे। इसके अलावा 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे नाना साहब के सेनापति थे और ऐसा माना जाता है कि जब विद्रोह हुआ तो नाना साहब नेपाल भाग गए। इसके अलावा झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया और बेगम हजरत महल ने लखनऊ, आगरा और अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया और कुंवर सिंह ने बिहार के जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। इसके अलावा 1857 के विद्रोह के बारे में थोड़ी सी और जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। तो यह कह रहा है कि 1857 से 1859 का भारतीय विद्रोह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था जिसने ब्रिटिश ताज की ओर से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य किया। और 1857 के विद्रोह के लिए कारण तत्काल कारक एनफील्ड राइफल की शुरुआत थी और कारतूस को बंदूक में लोड करने से पहले उसे काटना पड़ा और भारतीय सिपाहियों का मानना था कि कारतूस पर सूअर की चर्बी या गाय की चर्बी से ग्रीस लगाया जाता था। और 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे द्वारा बैरकपुर पश्चिम बंगाल से प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें। अगला क्वेश्चन है कि द मैन हू न्यू इन्फिनिटी किस भारतीय गणितज्ञ की जीवनी है। तो यह जो है श्रीनिवास रामानुजन की जीवनी है। इसका विकल्प नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यह कह रहा है कि द मैन हु नो इन्फिनिटी गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जीवनी है और श्रीनिवास रामानुजन का जन्मदिन 22 दिसंबर को तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय गणित दिवस और राज्य आईटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2012 को राष्ट्रीय गणित वर्ष घोषित किया था और एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो चुने जाने वाले पहले भारतीय थे और उन्होंने गणितीय विश्लेषण, संख्या सिद्धांत, अनंत श्रृंखला और निरंतर भिन्नों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म इरोड को 22 दिसंबर 1857 में हुआ था और उनकी मृत्यु कुंभकोणम 26 अप्रैल 1920 में हुई थी। और 1914 में रामानुजन को लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी का सदस्य चुना गया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। तो अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर जो है यह 1809 में किया गया था। इसका विकल्प नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कह रहा है कि अमृतसर 1809 ईस्वी की संधि रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी और इस समय लॉर्ड मिंटो भारत के गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड मिंटो का दूत चार्ल्स मेटकाफ था। इसके अलावा अमृतसर की संधि ने रणजीत सिंह के सतलज नदी के पूर्वी तट पर विस्तार को सीमित कर दिया और उत्तर में राज्य के विस्तार की अनुमति दी और संधि के बाद रणजीत सिंह ने सतलज तक राज्य विस्तार की पूर्वी सीमा को स्वीकार कर लिया
और उत्तर पश्चिम में अपने राज्य का विस्तार करते हुए रणजीत सिंह ने 1818 में मुल्तान और 1819 में कश्मीर और 1823 में पेशावर पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा राजा रणजीत सिंह ने अफगान शासक शाह शुजा से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया, जिसे नादिर शाह ने लाल किले से लूटा था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? तो यह जो है गुजरात में है। इसका विकल्प नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गुजरात में भारत की सबसे लंबी मुख्य भूमि का समुद्र तट है और भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई 75 से 16.6 किलोमीटर है और अरब सागर गुजरात राज्य को अपनी विस्तृत तट रेखा देता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में दूसरी सबसे लंबी मुख्य भूमि है जिसकी कुल लंबाई 974 किलोमीटर है। और अगला पॉइंट है कि भारत का सबसे छोटा राज्य होने के कारण गोवा की तटरेखा केवल 160 किलोमीटर लंबी है और इंडियाना में सबसे छोटी तटरेखा जो कि समुद्र तट वाले 30 राज्यों में मात्र 45 मील यानी कि 72 किलोमीटर की दूरी पर है और पुद्दुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की तटरेखा सबसे छोटी है और पुद्दुचेरी को पहले बुलाया जाता था और यह 12.44 और की आबादी के साथ 479 वर्ग किलोमीटर में फैला है और समुद्र की सबसे लंबी तटरेखा वाले भारतीय राज्य उड़ीसा जो कि 485 किलोमीटर उत्कल मैदान और तमिलनाडु 940 किलोमीटर कोरोमंडल तट और महाराष्ट्र 720 किलोमीटर कोंकण तट और गुजरात 1600 किलोमीटर है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि आगा खान कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आगा खान कप जो है यह हॉकी खेल से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर 3 राइट आंसर होगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आगा खान कप यह हॉकी से संबंधित है और आगा खान कप का दूसरा नाम बेटन कप है। इसके अलावा हॉकी से संबंधित बातें जान लेते हैं। हॉकी में पहला संगठित क्लब ब्लैक हीथ एवे एंड क्लब है जिसकी स्थापना 1861 में हुई थी और हॉकी का सर्वोच्च निकाय फेडरेशन डी हॉकी है और इसकी स्थापना 1884 में हुई थी। इसके अलावा हॉकी का पहला विश्व कप 1871 में खेला गया था और तब से प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है और हॉकी से संबंधित अन्य प्रमुख ट्रॉफियां हैं सुल्तान अजलाल शाह कप और सुल्तान जोहर कप आदि। इसके अलावा टेनिस जो है विश्व स्तर पर इसके 4 मुख्य आयोजन होते हैं जिन्हें ग्रैंड स्लैम कहा जाता है और प्रत्येक वर्ष जनवरी में ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन ओपन, मई में फ्रांस में फ्रेंच ओपन और 2 सप्ताह बाद लंदन में विंबलडन और सितंबर में अमेरिका में अमेरिकन ओपन संक्षिप्त रूप में यूएसए ओपन आयोजित किया जाता है और विंबलडन घास के मैदान पर खेला जाता है और फ्रेंच ओपन मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये सब पॉइंट अगर आपको याद है तो एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस नदी का चयन कीजिए जिसे विश्व की सबसे छोटी नदी कहा जाता है। तो विश्व की सबसे छोटी नदी जो है रो नदी को कहा जाता है। इसका विकल्प नंबर 4 राइट आंसर होगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रो नदी को विश्व की सबसे छोटी नदी कहा जाता है और रो नदी जायंट स्प्रिंग्स से ग्रेट फॉल्स मोंटाना संयुक्त राज्य अमेरिका के पास मिसौरी नदी तक बहती है और रो नदी केवल 201 फीट यानी कि 61 मीटर लंबी है। इसके अलावा अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और इसका औसत बहाव 73,81,000 घन फीट प्रति सेकेंड है जो अगली 7 नदियों के एक साथ रखे गए औसत निर्वहन बहाव से अधिक है और नील उत्तर पूर्वी अफ्रीका में उत्तर की ओर बहने वाली एक प्रमुख नदी है और यह भूमध्य सागर में बहती है। इसके अलावा अरबरी नदी जिसे भारत की सबसे छोटी नदी माना जाता है राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि वाणिज्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बेस्ट महासागर कौन सा है? तो सबसे बेस्ट महासागर जो है वह अटलांटिक महासागर है। इसका विकल्प नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अटलांटिक महासागर लगभग 10,64,60,30 किलोमीटर स्क्वायर के आकार के साथ अटलांटिक महासागर दुनिया के 5 महासागरों में से दूसरा सबसे बड़ा महासागर है
और यह समुद्री सतह क्षेत्र का लगभग 29% और ग्रह की सतह का लगभग 20% कवर करता है। और यूरोप के परिप्रेक्ष्य में अफ्रीका, यूरोप और एशिया की पुरानी दुनिया को अमेरिका की नई दुनिया से अलग माना जाता है। इसके अलावा अटलांटिक महासागर मानव समाज के विकास, वैश्वीकरण और कई राज्यों के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि यह अफ्रीका, यूरोप और एशिया को अमेरिका से अलग करता है। इसके अलावा अटलांटिक महासागर 16वीं से 19वीं शताब्दी तक कोलंबियाई विनिमय और इसी नाम के दास व्यापार का केंद्र रहा तथा समय समय पर यह नौसैनिक संघर्षों का स्थल भी रहा। यद्यपि वर्तमान में 21वीं सदी में अटलांटिक महासागर में कोई बड़ा सैन्य संघर्ष नहीं हुआ, फिर भी यह महासागर अटलांटिक व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि कमरे के अंदर जलते कोयले के साथ सोना उचित क्यों नहीं है? तो यह इसलिए नहीं है क्योंकि इससे आग भड़क सकती है। इसका विकल्प नंबर 4 इसका विकल्प नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण हो सकता है, जिससे यदि सांस द्वारा लिया जाता है तो यह बहुत विषाक्त हो जाता है। कह रहा है कि कोयले का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी कई विषाक्त गैसों को पर्यावरण में उत्सर्जित करता है और यह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस स्वास्थ्य के लिए घातक है, जिससे कोमा में जा सकते हैं और यहाँ तक कि उस कमरे में सो रहे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम में पांडिचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया था? तो यह जो है 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा किया गया था। इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे लाल नदी और नीली वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो यह जो है असम को जाना जाता है। इसका विकल्प नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यह है कि असम को लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। असम को इसलिए संदर्भित किया जाता है क्योंकि लाल नदी ब्रह्मपुत्र नदी को संदर्भित करती है और नीली पहाड़ियाँ उन पहाड़ियों को संदर्भित करती हैं जो नीले बादल के रूप में दूरी पर चमकती है। और असम पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जो पूर्वी हिमालय के दक्षिण में ब्रह्मपुत्र और बराक नदी घाटियों के साथ स्थित है। इसके अलावा असम का क्षेत्रफल 78,438 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल के हिसाब से भारतीय राज्य असम भारत में 16वें स्थान पर है। और गुवाहाटी जो है असम का सबसे बड़ा महासागरीय क्षेत्र और शहरी समूह है जो स्थानीय शहरी निकाय गुवाहाटी नगर निगम के उच्चतम रूप के तहत प्रशासित है। और राज्य उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश से, पूर्व में नागालैंड और मणिपुर से, दक्षिण में मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश से, और पश्चिम में सिलीगुड़ी कॉरिडोर पश्चिम बंगाल से घिरा है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन महासागर के बीच से होकर गुजरती है? तो यह जो है प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। इसका विकल्प नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 1884 में स्थापित मध्य प्रशांत महासागर से गुजरती है और पृथ्वी पर लगभग 180 डिग्री अक्षांश उत्तर दक्षिण रेखा का अनुसरण करती है और यह प्रधान मध्याह्न शून्य ग्रीनविच इंग्लैंड में देशांतर डिग्री से दुनिया भर के आधे रास्ते पर स्थित है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो यह जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। इसका विकल्प नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भागीदारी के साथ आयोजित किया गया था। और पहले और दूसरे सम्मेलन के बीच मुख्य अंतर यह था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दूसरे सम्मेलन में भाग ले रही थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने के कारण कई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेताओं को जेल में डाल दिया गया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और लेबर पार्टी ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेने का फैसला किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आमंत्रित नहीं किया गया था।
और पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में आयोजित किया गया था और यह अंग्रेजों और भारतीयों के बीच समान रूप से आयोजित पहला सम्मेलन था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा निम्नलिखित ने भाग लिया: मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान, AK फजलुल और हिंदू महासभा, यस मुंजे और MR जयकर। अछूत समुदाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अछूतों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की और दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 में हुआ था और यह सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक चला और यह एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था और गांधी विभिन्न समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद उन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया और इस सम्मेलन में जिस प्रमुख विषय पर चर्चा की गई वो है अलग निर्वाचन मंडल था। इसके अलावा तीसरा गोलमेज सम्मेलन, तीसरा और अंतिम अधिवेशन 17 नवंबर 1932 को एकत्र किया गया और केवल 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया क्योंकि भारत के अधिकांश मुख्य राजनीतिक व्यक्ति मौजूद नहीं थे और ब्रिटेन की लेबर पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लेने से इनकार कर दिया। सितंबर 1931 से मार्च 1933 तक भारत के राज्य सचिव सर सैमुअल होरे के प्रशासन के तहत सुझाए गए सुधारों ने भारत सरकार 1935 में परिलक्षित रूप लिया। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि संत कबीर दास की वाणी पद का संग्रह क्या कहलाता है? तो वह जो है बीजक कहलाता है। इसका विकल्प नंबर 3 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है यह है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका विकल्प नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता और अहिंसावादी नीति तथा दर्शन शास्त्र के प्रणेता महात्मा गांधी के जन्मदिन अर्थात 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है और 15 जून 2007 को की महासभा प्रस्ताव के अनुसार